2019 का सेमीफाइनल माना जा रहा उपचुनाव आखिरकार बीजेपी ने जीत लिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने उपचुनाव में हार के मिथक को भी तोड़ दिया है। इससे पहले योगी सरकार के कार्यकाल में जितने भी उपचुनाव हुए, इसमें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। लिहाजा बीजेपी इस बार किसी भी हाल में इस मिथक से छुटकारा पाना चाहती थी। बीजेपी के काम को विपक्ष के बिखराव ने और आसान कर दिया और आसानी से 11 में से 8 सीटों पर कमल खिल गया। हालांकि बीजेपी को एक सीट का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता राहत महसूस कर रहे होंगे। तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर कि आखिर उपचुनाव का क्या संदेश रहा और क्या 2022 के लिए जनता का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीट का फायदा। यानी उपचुनाव में ऐसा कोई बड़ा उलटफेर नहीं देखने को मिला जो 2018 में हुए उपचुनाव के दौरान दिखाई दिया था। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट नजर आया, लेकिन नतीजों के बाद फिर से बिखर गया। लिहाजा इस बार बीजेपी ने पिछले उपचुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। मैं जीते हुए अपने सभी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं और मेरा विश्वास है कि उनकी ये जीत उन्हें जन विश्वास का प्रतीक भी बनाएगी। रामपुर में आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा कड़ा मुकाबला जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद आजम परिवार ने राहत की सांस ली। दरअसल पिछले कुछ महीने आजम खां और उनके परिवार के लोगों के लिए बुरे सपने जैसे गुजरे हैं। मुकदमे आप पर भी हो रहे थे, परिवार के लोगों पर हो रहे थे, तो उसके बावजूद जनता ने आपको जीत दी है। क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरी जीत का क्रेडिट जो है वो जनता को ही जाता है। उधर उपचुनाव में कांग्रेस भले ही फिसड्डी साबित हुई हो, लेकिन सहारनपुर में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि जैतपुर में कांग्रेस ने कुछ हद तक टक्कर दी, जिससे उत्साहित प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पार्टी का जनाधार बढ़ा है। मुझे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है लोकसभा के चुनाव से। इसी उपलब्धि है हमारे संगठन की इसके लिए। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए संतोषजनक साबित हुए और बीजेपी ने उपचुनाव में हार के मिथक को तोड़ दिया, जिससे सरकार और संगठन स्तर पर जरूर राहत महसूस की जा रही होगी। 11 में से 8 सीटें हम जीत करके एक संदेश दिया कि आने वाले दिन में भी योगी और मोदी जी के नेतृत्व में 2022 का भी सीट चुनाव हम इसी तरीके से जीतेंगे। हालांकि उपचुनाव में 5 सीटों पर कांटे का मुकाबला रहा। गंगोह में भले ही बीजेपी जीतने में कामयाब रही, लेकिन वहां कांग्रेस और एसपी ने अच्छी टक्कर दी, जबकि जैतपुर की सीट पर बीजेपी को एसपी ने 4165 वोटों से शिकस्त दी। इसके अलावा मानिकपुर, घोसी और जलालपुर में भी कड़ी टक्कर देखने को मिली। यानी उपचुनाव में विपक्ष एकजुट होता तो बीजेपी के विजय अभियान को रोका जा सकता था। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उपचुनाव का संदेश क्या है, चर्चा आज इसी पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत अखेड़ा जी, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से देख रहे हैं कई दशकों से। इसके अलावा अशोक पांडे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौतम राणे सागर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता पीएसपीएल। मेरे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं रामपुर से, जो लगातार इस उपचुनाव में भी और पहले भी जाते रहे हैं। इसके अलावा अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी लगातार उपचुनाव पर नजर बनाए हुए थे और लखनऊ से कैंट सीट पर क्या कुछ रहा इस पर जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अनिल यादव जुड़ रहे हैं। खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अभिषेक आपसे, जब लगातार हम लोग इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि आखिर क्या स्थिति रामपुर में होगी, तो आप कहते थे कि यहां आजम खान मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आज पूरी काउंटिंग हुई तकरीबन 7000 के आसपास, 7727 का आंकड़ा है लगभग, इतने वोटों से तंजीम फातिमा जीती
मुश्किल था अगर जरा सा भी बीजेपी मजबूत हो जाती या आजम खान थोड़े कमजोर हो जाते? अंजीत, बहुत अहम सवाल आपने किया है। बीजेपी मजबूत थी, पूरी शासन और तंत्र, और आप मान के चलिए उमाकांत लखेड़ा जी यहाँ पे बैठे हैं कि जितने भी उपचुनाव होते हैं वो माना जाता है राज्य सरकार के होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, थोड़ा भावनात्मक भाषण दिए आजम खान ने, और उनका अंदाज है वो वाक्पटुता में बहुत माहिर है और बोलने की माहिरता। जी बिल्कुल रोए। और देखिए यही राजनीति है। अगर मोदी और आजम खां को हम कंपेयर करें तो पूरी मोदी लहर के बावजूद वो संसदीय सीट बचाने में कामयाब हुए, अपनी पत्नी को ये सीट बचाने में कामयाब हुए। एक समय था जब 20वें राउंड के बाद फातिमा अंजीम 22,000 वोटों से आगे थी, लेकिन ये घटता रहा आंकड़ा और वो 7,779 वोटों से जीती हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल का जिक्र है, उसमें बहुत अहम ये करता है कि कभी हौसला ना छोड़ें। राजनीति ये कहती है बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है राजनीति में, वो आजम खान ने रखा है। और जब खुली जीप में वो जीतने के बाद निकले, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन अपने वोटर्स का उन्होंने धन्यवाद किया और एक चीज़ बता दी है। आप देखिए 45 साल से 9 बार वो विधायक रहे रामपुर इसी सीट से। अब अपनी पत्नी को राज्यसभा छुड़वा के उन्होंने वहाँ चुनाव लड़ाया और वो जीती भी हैं। विपक्षी और राजनीतिक गलियारों में ये बात हो रही थी कि आजम खां का बीजेपी से पैक्ट हो गया है और राज्यसभा की सीट छोड़कर वो इस विधानसभा की सीट पे आए हैं। लेकिन जिस तरीके की कश्मकश रही, मैं पूरे दिन वहाँ काउंटिंग स्टल नई मंडी पर मौजूद रहा, जो हमसफर रिसोर्ट है जहाँ पर अखिलेश भी आए थे 13 सितंबर को। वहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों के चेहरे के हाव भाव बदलते रहे और सब कुछ होता रहा, वो देखने के बाद लगता है कि राजनीति जो है उसमें जुझारूपन होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अंजीत इसमें यह है कि जब मोदी लहर में बड़े बड़े अपना दिग्गज अपना किला नहीं संभल पाए, चाहे अजीत सिंह हो, उनके बेटे जयंत हो या कोई भी हो, ऐसे में आजम खां संसदीय सीट भी जीते अपनी बीवी को उन्होंने ये विधायक बनवाने के लिए जो संकल्प लिया था, पब्लिक के बीच में गए थे, वो भी जीत के आए। तो एक तरीके से योगी और आजम खां के बीच मुकाबला था, मुकाबला हाथ लगाया आजम खां के हाथ। ठीक है, मैं लौटता हूं अभिषेक आपके पास। मेरे साथ गोविंद नगर से जानकारी देने के लिए अमित भी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन अशोक पांडे साहब, ये उपचुनाव आपके लिए फायदे का सौदा रहा है, नुकसान का? और देखिए, आपको बता दें, कुछ कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार ईवीएम मशीन बेचारी के ऊपर आरोप लगने से बच गया उत्तर प्रदेश में। ये अलग बात है कि हम तो 80% अंक से पास हुए हैं, वो जो लोग चुनाव जीते हैं वो फेलियर लोग हैं, फेल हो गए हैं। ये अलग बात है कि उनकी बोहनी हो गई है। और आजम खान साहब की जहाँ तक बात है, वो तो सीधे सांप्रदायिकरण करके, तुष्टीकरण करके और जिस तरह से पोलराइजेशन करा के चुनाव जीतते हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। लेकिन सीधे उन सांप्रदायिक भाषण करके मुझे समझ में नहीं आता के मैदान में जाते हैं और चुनाव बात कह रहे हैं ना। दरअसल अशोक पांडे साहब, मैं बीच में टोकता नहीं हूं सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि ईवीएम बच गई। अरे भाई, आडवाणी जी ने और जीवन नरसिम्हा ने पूरी किताब लिख दी इस पर, ईवीएम पर। दूसरी बात, अगर सांप्रदायिकता फैला रहे थे तो बंद करिए ना, उनको कार्रवाई करिए। चुनाव टीवी पर बता रहे हैं सांप्रदायिकता फैला के, अरे भाई साहब, वो चुनाव जीत गए। लेकिन जिस तरह से चुनाव जीते हैं आजम खान साहब, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे कि जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, उस भाषा से उन्होंने पोलराइजेशन कराया, इसलिए चुनाव जीत गए। गौतम रांगड़े सागर साहब, बात सही कह रहे हैं अशोक पांडे साहब? देखिए, अभी एक बात बड़े आपने, अंजीत जी ने एक बात बड़ी ही खूबसूरती से आपने रखी है और मैं अपने विचार को उसी के इर्द गिर्द रखता हूँ। ये सच है कि कह रहे थे कि ईवीएम पे आरोप लगने से बच गए, तो और आपने बता दिया बेहतर तरीके से। प्रश्न ये है कि हमारी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे ये माना था कि ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन ये भी माना है कि सत्तादायनी जगदम्बे माता ईवीएम साहब चुनाव आयोग ने आप लोगों में अपना आशीर्वाद न के ईवीएम मशीन पे कैसे आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते, कोई नहीं गया।
अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी करके बैठा करिए हुजूर, और दूसरे को डिस्टर्ब न करें। देखिए, मैं आपसे ज्यादा जानकार हूं। लोकतंत्र ही रहने चुनाव आयोग ने बुलाया था विरोधी दलों को, आपको याद करिए, कोई नहीं गया था ईवीएम मशीन वाले मामले पर। चुनाव आयोग ने आपके जीएल नरसिम्हन के साथ भी बुलाया था 2011 में, जब नवीन चावला जी चुनाव आयोग और थे। अशोक पांडे साहब, मेरे पास वक्त वाकई कम होता है, तो दर्शकों के सामने जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बेहतर करें। गौतम राणे सागर साहब, अगर 2022 का यही संदेश है, भाई आप तो चुनाव ही नहीं लड़े, गौतम राणे साहब, आपको क्या पहले से अंदाजा था कि रिजल्ट इसी तरीके का आएगा, इसलिए आपने चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट हमें था कि निश्चित तौर पे बाई इलेक्शन में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, या ये करते नहीं है, हो नहीं सकती, ये करते नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि वो अपना ताकत आजमाना चाहते हैं कि प्रशासन क्या कर पाएगा, इनकी क्या ताकत है, आगे जनरल इलेक्शन में क्या होगा। तो यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते तो बाई इलेक्शन क्यों हारते, बाई इलेक्शन में हम क्यों हारते, इसलिए ये बताना चाहते हैं कि बाई इलेक्शन हार करके ईवीएम को पूरी तरह से साफ पाक करने की कोशिश करते हैं। और बार बार इसीलिए हमने इस बात को उठाया। तो हम हरे कमिश्न की बात कर रहे हैं, हम 100 में 90 अंक पाके उत्तर प्रदेश में जीते हैं। अरे आप एक अंक पाके जमानत जब्त हुई है आपकी। आरटीआई का बकायदा एक जवाब है जिसमेम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये स्पष्ट कहा है कि हमने 19,66,547 ईवीएम बनाए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहा है हमने 19,44,327 ईवीएम बनाए हैं। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने केवल उनसे 20 लाख खरीदे हैं, तो बाकी जो 20 लाख के आसपास ईवीएम कहां गए, ये आज तक इलेक्शन कमीशन नहीं बता पाया। ठीक है गौतम, दूसरा पॉइंट जो 2019 में, बस खत्म किया हमने, जी। 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव, जो मत पड़े और मतगणना के बीच में 56,65,000 वोटों का अंतर है। जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप बताइए अंतर क्यों है, तो उन्होंने अपने वेबसाइट से रिजल्ट ही हटा दिया। अब ये कहते हैं कि साहब आप जाइए कहां। गौतम राणे साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े, आपको अंदाजा था ये रिजल्ट आएगा, आप बता रहे हैं कि ये था। साहब आप कोर्ट चले जाते, बहुत सारे रास्ते आपके पास खुले हैं, यहाँ टीवी पर कहने से कुछ नहीं होगा। साहब जनता के उमाकांत लखेड़ा जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के बिखराव ने भारतीय जनता पार्टी को जीत का मौका दे दिया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 11 सीटों पर जो आज उपचुनाव के रिजल्ट आए, हाँ, उपचुनाव के जो परिणाम आज आए हैं, किसको जहाँ वोट पड़े थे, इनमें से 9 सीटें पहले से ही बीजेपी के पास थी, क्योंकि उनके जो मंत्री थे, विधायक थे, वो जब लोकसभा के लिए चुन लिए गए तो फिर वो सीटें खाली हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई जश्न मनाने के लिए बहुत ज़्यादा सत्ता पक्ष के लिए नहीं है और अपोजिशन के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि आप एक बिखरे हुए विपक्ष के तौर पर आपने एक पूरी तरह जनता के सामने, अपने को वोटर्स के सामने ये दिखाया कि देखिए हमारी सारी दुकानें अलग अलग सजी हुई है। आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं लेकिन अपनी दुकानें अलग अलग सजा करके बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी तमाम, जो कांग्रेस बड़ी मजबूत होती थी और इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर होती थी और एक वर्चस्व, एक छत्र राज कांग्रेस का पूरे देश में होता था, तो इंदिरा जी का विरोध करने के लिए सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, जनसंघ और तमाम तरह की जो किसान पार्टियां होती थी, अलग अलग दुकान खोलती थी और विरोध करने के लिए एक मंच पे आ जाते थे। तो आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी त्रासदी है विपक्ष की कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन एजेंडा पर वो नहीं आए और आने की उन्होंने कोशिश की तो वो भी उसमें वो नाकाम रहे। और आज हालात ये है कि इन्होंने कम से कम 7-8 सीटें, जिसको 75% सीटें मैं मान सकता हूँ,
कि ये इन्होंने तस्तरी में थाली में सजा के भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। तो नंबर एक बात तो, नंबर दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कोई क्रांतिकारी परिणाम नहीं है। वोटर परसेंट बहुत कम है, जनता की समस्याओं, जनता का जो असंतोष है वो बरकरार है। उसका मुद्दा है किसान, बेरोजगार, स्किल डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम तरह की चीज़ें। कोई भी डिनायल मोड में, समाजवादी पार्टी भी पहले डिनायल मोड में रहती थी, आरोप लगते थे तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सच ये है कि हरियाणा में जो परिणाम आए हैं, जो दिल्ली से एकदम लगा हुआ है, उसने आंखें खोल दी हैं। अगर अभी भी आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप आने वाले टाइम पर देखेंगे कि सिचुएशन, अगर आपने रास्ते नहीं बदले अपने और जनता से जो सरोकार आपका था उसको अगर आपने बरकरार नहीं रखा या कनेक्टिविटी नहीं रखी, मैं सत्ता वालों के लिए कह रहा हूँ और विपक्ष के लिए भी कह रहा हूँ, अल्टीमेटली लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। लेकिन ये जनता ने एक संकेत, एक चेतावनी सत्ता को भी दी है और विपक्ष को भी दी है कि संभल जाइए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ है। ठीक है सर जी। अमित, गोविंद नगर में पचौरी के बाद वो सीट खाली हुई थी, जब वो सांसद बन गए उसके बाद सुरेंद्र मैथानी यहाँ से चुनाव जीत गए। यही लग रहा था कि ये चुनाव जीत जाएंगे या कहीं कोई फाइट दिख रही थी आपको? देखिए अंजीत, फाइट की बात करें तो बीजेपी का जो पूरा नेतृत्व है उसने गोविंद नगर के लिए अपना सर्वस्व लगा रखा था, क्योंकि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो अभी जब पिछले चुनाव लोकसभा के हुए हैं तो 10 लोकसभा सीटों में से 10 में 10 पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। उसमें से कन्नौज लोकसभा सीट भी शामिल थी। तो उस चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था जो बीजेपी को अपना जो ताकत है अपनी उसको जांचना था। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, कई वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर डेरा डाल के बैठे थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि बीजेपी के लिए बेनिफिट पहले से माना जा रहा था, लेकिन जब कम वोटिंग हुई उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जो खेमे में चिंता की लकीरें आ गई थी। लेकिन आपको बताएं कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी करिश्मा ठाकुर थी, बाहर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और वो यहाँ पर आई, उन्होंने अपना पहला चुनाव इतने बड़े लेवल पे लड़ा। उनके साथ दिल्ली से कई स्टूडेंट थे जो उनको दिनों रात उनके साथ दे रहे थे। लेकिन अगर ये बात है कि अगर उनका जरा से सहयोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन लोगों ने कर दिया तो शायद तस्वीर कुछ और हो सकती थी। उन्होंने खुद चुनाव हारने के बाद कहा कि मैं गुटबाजी का शिकार हुई। केंद्रीय मंत्री एक हमारे गोविंद नगर में है, उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, उन्होंने उनकी बिल्कुल मदद नहीं की। कई गोविंद नगर के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने उनकी मदद नहीं की और सिर्फ महज 20,000 वोट से करिश्मा ठाकुर हार गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है फाइट बहुत कड़ी हुई। बीजेपी ने जीत तो दर्ज की लेकिन उसको नाक को चबाने पड़ गए। ठीक है, और 3 सीटें ऐसी हैं अमित जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। अनिल, कैंट सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में चली गई, यहां पर मुकाबला क्या शुरू से एक तरफा दिख रहा था? जी देखिए, ये मुकाबला यहाँ एक तरफा इस चुनाव में नहीं था। उन मंदिर आंदोलन के बाद ही यहाँ मुकाबला एक तरफा रहता है। सिर्फ एक बार यहाँ पर कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी चुनाव जीती थी, उसके अलावा बीजेपी का ही परचम फहराता रहा है। समाजवादी पार्टी तो यहाँ खाता भी नहीं खोल पाई है। पहले ये कांग्रेस के परंपरागत सीट हुआ करती थी, तो कैंट कोई इश्यू नहीं है। कैंट में तो शायद किसी को भी टिकट मिल जाए, अननोन आदमी को मिल जाए तो वो बीजेपी के टिकट से जीत जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा था कि बिल्कुल अश्वमेघ का घोड़ा है, एक तरफा दौड़ेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। 3 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जैदपुर की सीट उन्होंने बीजेपी से छीनी है और बीएसपी से जलालपुर की सीट छीनी है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि मुकाबला अगर बीजेपी का कोई कर पाएगा यूपी में विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी ही अपोजिशन के रूप में दिख रही है। और जिस तरह से वोट परसेंटेज बीजेपी के घटे हैं, समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज बढ़े हैं और कांग्रेस के भी वोट परसेंटेज बढ़े हैं, क्लियर है कि ये कोई ऐसा जंग नहीं है कि इसमें जीता नहीं जा सकता है। सिर्फ बीजेपी सबको लहूलुहान करके जीतती ही रहेगी, ऐसा नहीं है। तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे तो जीती जा सकती है। जब बिना एक ही पार्टी सीट पर प्रचार किया अखिलेश यादव ने रामपुर में, उसके बावजूद उन्होंने 2 सीटें, बहुत टफ सीटें थी, जलालपुर और जैदपुर, उनको जीता है। तो जाहिर बात है कि अगर अपोजिशन तैयारी करेगा, निकलेगा और लोगों के बीच जाएगा और मजबूती से लड़ेगा तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, सबको हराया जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि अमिट है और बिल्कुल
बिल्कुल हमेशा के लिए हो गया है। चीज़ें कभी भी बदल सकती हैं। इसका उदाहरण हरियाणा है। तो यूपी में भी अपोजिशन को मेहनत करने का यहाँ पर एक जरूर सबक मिला है। ठीक है अनिल, मैं लौटूंगा। चूंकि अशोक पांडे जिस हिसाब से मैंने जो सवाल पूछा था, उन्होंने आजम खान का नाम लिया और उन पर गलत तरीके से सांप्रदायिक भाषण का आरोप। मैं आ रहा हूं अशोक पांडे साहब, एक मिनट। तो मेरे जहन में एक सवाल है, इस सवाल को मैं प्रोग्राम के आखिर में पूछूंगा अभिषेक आपसे, और बहुत कम समय में आपसे जवाब चाहूंगा कि अब आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसकी दिशा अब क्या होगी। लेकिन ये सवाल अभिषेक से आखिरी में। अशोक पांडे साहब, अब आप जो कुछ कहना चाह रहे थे बोलिए फटाफट से, फिर मैं गौतम राणा सागर के पास जाऊंगा। साहब जी, आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा का 3% वोट बढ़ा है। बधाई आपको सर। हरियाणा में 5 साल सरकार चली सर, बधाई आपको, सीटें घट गई, इसके लिए कौन बधाई लेगा सर? आओ सुन लीजिए, सुन लीजिए, 3% वोट भाजपा का बढ़ा है। महाराष्ट्र चले गए, उत्तर प्रदेश भले घट गई है, प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अशोक पांडे साहब छोड़ दीजिए। और सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये मिथक हमने तोड़ा है कि उपचुनाव कोई नहीं जीतता। उपचुनाव हम 90% अंक पाके जीते हैं उत्तर प्रदेश में। ये मिथक हमने तोड़ा। एक आरोप हमारे ऊपर लगाया गया कि भाजपा और आजम खां की नूरा कुश्ती है। तो अगर ये नूरा कुश्ती थी तो आजम खां के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, इसका मतलब भाजपा का उसमें हाथ नहीं है। उस मुकदमा वहां के किसानों ने दर्ज कराया था। ये बात भी तो तय हो गई। जो विपक्ष कह रहा था वो तो सीधा कह रहा है कि भाजपा और आजम खां की नूरा कुश्ती है। ठीक है सर। गौतम राणा सागर साहब, विपक्ष को लेकर के सवाल है, उमाकांत जी ने भी सवाल उठाए और मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। सर, आप पहली बार टाल गए थे, मुझे उम्मीद है दोबारा आप जवाब देंगे। भैया, अब उपचुनाव में क्यों नहीं गए? आपने लोकसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा का उपचुनाव से आपने किनारा कर लिया। अंजीत जी, ये सच है कि वो पार्टी बनने के बाद हमारा पहला चुनाव था और पहले चुनाव के बाद जो परिस्थितियां देखी गई उससे हमें वही लगा और इसीलिए हमने ईवीएम ये माना और बायकाट करने का हमारा आधार ही यही था कि पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता और जिस चीज़ से लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो एक बेहतर तरीका है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो चुनाव से बहिष्कार करिए। उसका परिणाम आपने ये देखा कि 2 दिन कल तक आप ये देख रहे थे कि महाराष्ट्र में ये बताया जा रहा था किसी भी कीमत पे जो एनडीए पार्ट है भाजपा और शिवसेना 200 से नीचे सीट नहीं आएगी, 75 से नीचे सीट हरियाणा में नहीं आएगी। और अगर ये छोटा सा प्रयास लगता है, अगर हमने बायकाट करके ये ना बताया होता कि आगे आने वाले अगर ये रिजल्ट आते जो एग्जिट पोल में दिखाया गया तो निश्चित तौर पे सारे के सारे विपक्षी दल बायकाट करते इलेक्शन से। इसलिए वो डर्टी गेम नहीं किया गया, वो डर्टी गेम नहीं खेला गया, आपद धर्म लागू नहीं किया गया, आपद धर्म लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ। आपद धर्म लागू नहीं किया गया जिसकी वजह से ये परिणाम हुआ और ये हम अपनी बड़ी उपलब्धि मान करके चलते हैं। बहुत संक्षेप में आप बोलिए सर। देखिए, इस जो ये मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ, जो नतीजे आए हैं, उस नतीजे से बहुत चीज़ें, बहुत संकेत साफ आ गए हैं कि अपोजिशन पार्टीज का कम से कम 6-7 सीटों का मैं आज अभी आंकड़ा लगा रहा था कि अगर इन सीटों को मिला दें तो ये भाजपा को मिले कुल वोट से कहीं ज़्यादा थी। तो ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये अपोजिशन चुनाव में भी आप ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाए तो वैसा। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही थी। जनता ने चुनाव लड़ करके ये दिखा दिया कि हमारी ताकत मजबूत है, हम एक हैं और अपोजिशन पार्टीज को कोई अक्ल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही और कोई सबक सीखा नहीं उन्होंने। ठीक है अभिषेक, मेरा सवाल था आपसे बहुत संक्षेप में, अब कार्रवाई की दिशा क्या होगी? देखिए, कार्रवाई की दिशा तेज होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं, कार्रवाई जितनी भी हो लेकिन शायद उन्हें सफलता ना मिले। उसके लिए एक शेर है, तू काम ना कर, काम का जिक्र कर और जिक्र की फिक्र कर। यूपी में यही हो रहा है कि बताया तो मुख्यमंत्री को बहुत कुछ ज्यादा चाहता है अधिकारियों के द्वारा कि आजम खान ने ये कर दिया या मेरठ में ये हो गया या लखनऊ में ये हो गया, लेकिन जब जांच सामने आती है उसमें निकलता कुछ नहीं। हाईकोर्ट के आदेश परिणाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।